नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल से रोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज के बारे में। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस को डिस्कस करेंगे और कुछ केस लॉज को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के चांसेस को और बढ़ा देता है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 26 से रिलेटेड है, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रोविजंस के साथ केस लॉस डील करते हैं तो हमारे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेती हूँ कि ये एक्ट 1986 इसमें हमें प्रेसिडेंट साहब की एसेंट कब मिली थी, तो 23 मई को मिली थी। और इसके बाद ये आया था कब, तो उसी साल 19 मई को ये इन्फोर्समेंट में आ गया था 1986 में। 1986 से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत लैंडमार्क केस भी है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्ट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और आपके 26 सेक्शंस हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस ले डाउन किए गए हैं। ये इन्वायरमेंट एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, ये कहाँ से डिराइव होता है, तो ये डिराइव होता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस एक्ट का प्रियम्बल खुद बोलता है। तो इसे बोला जाता है स्टॉकहोम ड्रिवन लेजिस्लेशन के नाम से। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक्ट नंबर 29 है 1986 का। 23 में 1986 को प्रेसिडेंट साहब की एसेंट मिली, 19 नवंबर को ये इन्फोर्समेंट में आ गया। ये एक्ट बात क्या करता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है, और जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उन्हें भी हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है। फिर कहते हैं कि देखो भैया ये एक्ट आया क्यों, तो कह रहे हैं जो भी डिसीजंस लिए गए थे, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये पक्का आएगा, आप लिख के ले लो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि स्टॉकहोम में हेल्ड किया गया था, स्वीडन में। कब हुआ था ये, जून 1972 में। तो कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन इस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, लिया गया था, उन डिसीजंस के रिगार्डिंग हमें कुछ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने थे ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर सके। और क्यों हमें स्टेप लेना था, क्योंकि इंडिया ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड पैरा क्या कहता है, वेयर एज इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी, कहते हैं नेसेसरी फर्दर। जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो कह रहे हैं देखो हमारे पास पहले से कुछ लॉज थे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, बट दोज लॉज वर वेरी मच फ्रेगमेंटेड इन द सेंस कि कोई लॉ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता था, कोई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, कोई एयर को तो कोई वाटर को। एक हमारे पास अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की आवश्यकता थी जहां पे हम एक साथ सभी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरलिंक्ड सिस्टम है। लैंड, एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो इसीलिए हमें भी नीड थी कि हमारे पास एक यूनिवर्सल, या मैं कह सकती हूँ एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड क्या कर सकते हैं, हम हजार्ड्स टू ह्यूमंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, अदर लिविंग क्रिएचर्स के रिगार्डिंग भी जो भी हजार्डियस सब्सटेंस है उन्हें भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये आपको प्रियम्बल क्लियर होगा। प्रियम्बल डिस्कस करने का इंटेंशन यही था ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि हमें ये एक्ट का सेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत वाइड पावर दिया गया है इस एक्ट के तहत। वो कोई भी रूल्स बना सकते हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले डॉक्ट्राइन के बारे में बात करेंगे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो देखो क्या हुआ था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है, इसी साल हमारा एक्ट भी आया था। इस केस का नाम एक और भी है, ओलियम गैस लीक केस, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। अब हुआ यूं था कि जो श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ पे ओलियम गैस लीक हो गई थी। अब जब ओलियम गैस लीक हुई तो उसकी वजह से बहुत वाइड स्प्रेड हार्म हुआ, मतलब वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत इफेक्ट हुई, बहुत सारे एडवोकेट्स की भी डेथ हो गई थी। और सवाल ये भी उठ रहा था कि जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है और जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं इनके रिगार्डिंग क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टीज हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत क्वेश्चंस उठे। तो कोर्ट ने एक इंडियन डॉक्ट्राइन यहाँ पे इवॉल्व किया और उस डॉक्ट्राइन का नाम है एब्सोल्यूट लायबिलिटी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी आप डिफेंसेस सीख करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जाके, जैसे कि नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट या एक्ट ऑफ गॉड, उन सबको आप साइडलाइन कर दो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया गया। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी इंटरप्राइज, प्लांट, मशीनरी, इंडस्ट्री किसी भी डेंजरस या हजार्डियस सब्सटेंसेस से इनहेरेंटली डील कर रहे होते हैं, तो उसके वजह से अगर कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज होता है, देन दैट इंडस्ट्री, दैट प्लांट, दैट मशीनरी विल बी एब्सोल्युटली लाइबल टू पे द कंपनसेशन। किसको किसको देंगे? जिन व्यक्तियों को अफेक्ट हुआ है उनको भी देंगे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए भी वो पेमेंट करेंगे। ये था एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। एक बार फिर से बता देती हूँ, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का डॉक्ट्राइन कहता है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो किसी इनहेरेंटली डेंजरस या हजार्डियस सब्सटेंसेस से डील करती हैं और उसकी वजह से कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है या कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट कॉज होता है, देन दैट इंडस्ट्री विल बी एब्सोल्युटली लाइबल टू पे द कंपनसेशंस। वो एब्सोल्युटली लाइबल होंगे, और जो भी विक्टिम्स होंगे वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। तो ये पढ़ लो यहाँ पे आप। The court evolved absolute liability, eliminating the defense available under the strict liability. Court again here created a uniquely Indian tort doctrine which has empowered victims to claim compensation under Article 32. अब यहीं तक बात रुकती नहीं है, एक और प्रिंसिपल इसमें आता है जिसका नाम है डीप पॉकेट प्रिंसिपल। डीप पॉकेट प्रिंसिपल कहता है कि देखो, जो स्ट्रांगली फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है, मतलब जो फाइनेंशियली पावरफुल इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनकी वजह से कोई भी इन्वायरमेंटल हार्म हुआ, देन दे आर रिक्वायर्ड टू पे हायर कंपेंसेशन। तो उन्हें हायर कंपनसेशन देना पड़ेगा, मतलब उनके पॉकेट के अंदर एकदम डीपली जाके हम पैसे निकाल के ले आएंगे, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को रिस्टोर भी करना है और जो भी विक्टिम्स हैं उन्हें कंपनसेशन पे करना है। तो कौन लाइबल होगा? वो कंपनी लाइबल होगी जिसने पॉल्यूशन कॉज किया है। तो ये प्रिंसिपल भी इवॉल्व हुआ था इसी केस में। इस केस के 3 नाम है, आप याद रखिएगा। और ये केस जो है क्लोजली कनेक्टेड है किससे? डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी से। और ये प्रिंसिपल एंश्योर क्या करता है? इफेक्टिव कंपनसेशन टू विक्टिम्स एंड प्रमोट्स इन्वायरमेंट अकाउंटेबिलिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आता है नेक्स्ट केस, नैन्सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज ट्रेपेजियम केस। इसे टीटीजे केस के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, ताजमहल के आसपास का जो भी एरिया है उसे हम ताज ट्रेपेजियम कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो क्या हो रहा था कि जो इंडस्ट्रीज थी वो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट कर रही थी। तो जो इंडस्ट्रियल सल्फर डाइऑक्साइड एमिट हो रहा था, तो जो ताजमहल था ना, वो सफ़ेद से पीला होता जा रहा था। तो इसकी वजह से बहुत क्वेश्चन अराइज होने लगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन में क्या कोई बैलेंस है या नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने कहा 292 इंडस्ट्रीज को कि ऐसा है, आप टीटीजे के एरिया से बाहर चले जाओ पहली बात तो, और नहीं तो आप क्या करो, नेचुरल गैस को एमिट करो, ये सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन बंद कर दीजिए। अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं कहीं बाहर जाके, तो जो भी वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन रहे, उनको कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये हेल्प किया गया था इस केस में। इस केस में कोर्ट ने क्या किया, अप्लाई किया था यहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉलिटर पे प्रिंसिपल की डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था। यहाँ पे अप्लाई हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉलिटर पे प्रिंसिपल, इन तीनों प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। अब ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के बारे में। तो देखो क्या कहते हैं कि ये डिक्लेयर करता है, ये डॉक्ट्राइन डिक्लेयर करता है स्टेट को एज अ ट्रस्टी। तो ट्रस्टी कौन होता है भाई? ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है जो केयर टेकर होता है, या हम कहें रक्षक होता है, या हम कह सकते हैं कि गार्जियन होता है, मैनेजर होता है। तो ये ट्रस्टी किस चीज़ के हैं? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उसका ट्रस्टी स्टेट होगा। तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, ये यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ट्रस्टी कहलाएंगे। और इनका काम क्या है स्टेट का, कि ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। किस लिए करेंगे? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट इट्स लार्ज। तो स्टेट इज द ट्रस्टी और इनका काम है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट इट लार्ज। तो स्टेट के ऊपर लीगल ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है इस डॉक्ट्राइन के तहत कि आपका काम है प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, मेजर्स लेने का और मैनेज करने का वो सारा रिसोर्सेज जो आपको नेचर से मिल रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ना करो कि ये जनरेशन खा पी के खत्म कर दे, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो इस स्टेट का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व भी करना और मैनेज करना इन नेचुरल रिसोर्सेज को। समझ में आ रही बात?
आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं जब भी हम इस डॉक्ट्राइन को इन्वोक करते हैं, जुडिशियल अथॉरिटीज जब इसको इन्वोक करते हैं तो वो ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भैया स्टेट ने क्या किया होगा, स्टेट ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाई होगी रिगार्डिंग दिस सेफ गार्ड एंड नर्चरिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। तो स्टेट का काम क्या है कि आपको अपना इन्वायरमेंट को नर्चर करना है, सेफ गार्ड करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज यू आर द ट्रस्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे 3 लिमिटेशंस की भी बात होती है। पहला लिमिटेशन कहता है कि जो भी प्रॉपर्टीज है ना उसको आप पब्लिक मोटिव के लिए यूटिलाइज करो। दूसरा कहता है इट शुड बी एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर थर्ड कहते हैं जो भी पब्लिक, सेकंड कहता है जो भी पब्लिक एसेट्स है हमारे पास, आप उसको ना तो सेल कर सकते हैं, ना ही आप उसको मार्केट कर सकते हैं, ना ही आप उसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को। फिर कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी शुड बी वेल मेंटेन फॉर प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनको हमें वेल मेंटेन करना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, और इसका देखभाल हमें करना पड़ेगा। आई होप पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ केस लॉस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस। ये केस क्या कहता है कि हमारे पास अधिकार है राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो हमारे पास पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है और ये अधिकार प्रोटेक्टेड है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार प्रोटेक्टेड है। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया था। फिर आता है हमारे पास दूसरा केस MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स, उसका 1996 का ये केस है। इस केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को और हेल्ड किया कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कुछ स्टेट के पास इसलिए रखा गया है ताकि स्टेट इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें हुआ ये था कि कमलनाथ जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर है और इन्होंने क्या किया था, एक फॉरेस्ट का प्रोटेक्टेड एरिया जो है, जो कि रिवर बीच के बैंक पे था, उसको दे दिया था किसी को लीज पे, ताकि यहाँ पे मोटेल्स बन सके। तो मोटेल्स क्या होते हैं, वो होटल्स जो हाईवे वगैरह पे होते हैं, जो शॉर्ट स्टे के लिए होते हैं, वो कंस्ट्रक्ट कराने के लिए इन्होंने प्रोटेक्टेड एरिया जो था फॉरेस्ट लैंड का, उसको लीज आउट कर दिया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे रूल करते हुए बोला कि गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकती पब्लिक रिसोर्सेज को फॉर प्राइवेट कमर्शियल यूज, क्योंकि जब यहाँ पे होटल वगैरह बन रहा था तो इसकी वजह से रिवर जो थी बीच, उसके इकोलॉजी को काफी डिस्टर्ब कर दिया गया था। तो यहाँ पे इकोलॉजी डिस्टर्ब हुई थी, तो उसको रिस्टोर करने के लिए इनके ऊपर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए बोला गया कि आप पेमेंट करिए, आप जो है लाइबिलिटी है आपके ऊपर कि आप हमें कंपनसेशन देंगे। तो ये केस स्ट्रेंथ क्या करता है, ये केस आर्टिकल 21 को काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सॉरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करता है अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि इसमें बोला गया था कि स्टेट, जो आपका स्टेट है ना, वो ओनर नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक गार्जियन है और जिसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। क्या प्रोटेक्ट करना है हमें, हमारा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसके आप रक्षक हैं, उसको अपने प्राइवेट कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो बात करता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन, जो भी कंपनी पॉल्यूशन कॉज कर रही है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन के लिए भी 2 कैटेगरी बताई गई है। एक तो आप उन लोगों को कंपनसेट करोगे जिनको आपके द्वारा कॉज किए गए पॉल्यूशन से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो पर्सन सफर कर रहे हैं आपके द्वारा कॉज किए गए पॉल्यूशन से, उनको आप कंपनसेशन देंगे। दूसरा, आप कंपनसेशन इसलिए भी देंगे ताकि जो भी डैमेज आपने इन्वायरमेंट को किया है उसको हम रिस्टोर कर सके, उसे हम क्लीन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री ने क्या किया, जो भी उसका डिस्चार्ज था उसको किसी रिवर में डाल दिया, अब उसकी वजह से पूरा का पूरा रिवर हमारा पॉल्यूट हो चुका है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है इन्वायरमेंट को हार्म किए, तो उसकी वजह से जो भी वहाँ के रहने वाले लोग थे वो इफेक्ट हुए, तो आप उनको कंपनसेशन दोगे। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट को भी पैसे दोगे ताकि वो इन्वायरमेंट को रिस्टोर कर सके, क्लीन कर सके, उसकी साफ सफाई करवा सके। जो भी आपने डैमेज कॉज किया इन्वायरमेंट को, उसके रिगार्डिंग आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपके द्वारा कॉज किए गए गंदगी को साफ करने के लिए गवर्नमेंट या पब्लिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, यू विल बियर दी ओनरशिप ओवर हियर। तो यहाँ पर देखो, आप पढ़ लो इसको। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन और कंपनी दैट कॉजेस पॉल्यूशन मस्ट पे फॉर इट। The payment is not only for compensating people who are affected by pollution, but also for cleaning up and restoring the damaged environment. सिर्फ अफेक्टेड पर्सन को नहीं देंगे, बल्कि आप डैमेज्ड इन्वायरमेंट को क्लीन और रिस्टोर करने के लिए भी पैसे देंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रिंसिपल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो ये रियो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल नंबर 16 से ओरिजिनेट हुआ है, जो कहता है कि पॉल्यूटर शुड बियर द कॉस्ट ऑफ
पॉल्यूशन, जिसने पॉल्यूशन कॉज किया है उसको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो पॉल्यूटर, द वन हु पॉल्यूट्स विल पे फॉर इट। अगर हमने पॉल्यूशन कॉज किया है तो मैं उसके लिए पेमेंट करूंगी, आई विल बियर द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन। पब्लिक इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है और इसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का पर्पस ये है कि जो भी इस इंडस्ट्रीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपनी लाइबिलिटी से भागे ना, पहली चीज। दूसरा कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पॉल्यूटर को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि भैया तुमने ये गंदगी की है तो तुम फाइनेंशियली तो रिस्पॉन्सिबल होगे ना, मतलब इन्वायरमेंट को लॉस कर रहे हो, यहाँ पे रह रहे लोगों के साथ परेशानियां क्रिएट कर रहे हो, देन यू विल बी held responsible according to the polluter pay principle, which is originated from the principle number 16 of Rio Declaration 1992। ठीक है। इसके बाद इस मेथड के माध्यम से क्या क्या होगा, यहाँ से आप इंकरेज करेंगे क्लीनर एंड सेफर प्रोटेक्शन मेथड्स, पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है इस प्रिंसिपल के माध्यम से। तो देखो एक केस था नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 का केस है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट को अपहेल्ड किया था, ये अप्लाई करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, और कोर्ट ने यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी नहीं अप्लाई किया था और ना ही पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अप्लाई किया इन्होंने बोला, और ना ही पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया। इन्होंने बस इतना इम्फेसिस डाला कि देखो भैया जो भी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो ना, ध्यान रखना कि इन्वायरमेंटल एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स का ध्यान रखो, आप उसमें बैलेंस बना के चलो। मतलब आपके जो ये सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट था इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता था ताकि ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाए, लेकिन उसकी वजह से वहाँ के रह रहे लोगों के साथ बहुत नुकसान हो रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि देखो इसके रिगार्डिंग पहले से ही एक्सपर्ट बॉडीज ने एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया है और ये जरूरी भी है, नीड फॉर द आवर है, पर आप देखिए कि जो लोग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम इन्वायरमेंट बैलेंस भी मेंटेन कर सकें और रिहेबिलिटेशन, इन दोनों को मेंटेन करते हुए डेवलपमेंट को आगे लेकर चलें, इन दोनों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हेल्ड किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 का केस था। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा प्यारा सा केस है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन 1999 का है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो इसमें कहा गया था कि द प्रिंसिपल दैट फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग और रेमेडिंग इन्वायरमेंटल डैमेज शुड लाई विद द पॉल्यूटर्स वाज लेड डाउन इन दिस केस। तो इसमें यह हुआ था कि राजस्थान में कुछ इंडस्ट्रीज केमिकल्स को ऐसे ही, हैजार्डियस केमिकल को ऐसे ही बाहर ही फेंक दे रही थी, तो उससे सॉइल खराब हो रहा था, लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया और बोला गया कि जो आपने इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज किया है उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल कॉस्ट आप ही बियर करने वाले हो। तो द प्रिंसिपल दैट द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ preventing or remedying the environment damage should lie with the polluter only। और ये लेट डाउन किया गया था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक एनजीओ थी जिसने PIL फाइल करके बोला था कि इन लोगों ने ऐसे से इन्वायरमेंट को डैमेज करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से बोला गया और डायरेक्शन क्या दिया गया था कि आप जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूट कर रही है इन्वायरमेंट को, वो उसके रिस्टोरेशन का कॉस्ट भी बियर करेंगी। वही जो इस प्रिंसिपल का उद्देश्य है वही इस केस के माध्यम से कहा गया था। 1999 का केस है, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। समझ में आ रही बात, यहाँ पे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट आते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देखो भैया ये भी रियो डिक्लेरेशन से लिया गया था, लेकिन प्रिंसिपल नंबर 15 है। ये यहाँ पे कहता है, वो कहते हैं ना कि कोई दुर्घटना हो उससे पहले ही हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। तो ये वही सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिकॉशन ले लो, इससे पहले कि कोई हार्म कॉज हो आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लीजिए, ये बात की जा रही है। तो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशनरी अप्रोच अप्लाई होना चाहिए, स्टेट को अप्लाई कर देना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे पास साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है कि सच में डैमेज होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों का वेट ना करो। आपको क्या करना है, फटाफट से प्रिकॉशनरी अप्रोच अप्लाई करना है, बिकॉज यू आर द ट्रस्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, पहली बात, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की लीगल ड्यूटी भी आपके ऊपर इम्पोज है। तो अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट को हार्म होने वाला है या कोई XYZ सिचुएशन आपके सामने अराइज हो रही है, तो वहां पे आप साइंटिफिक सर्टेनिटी का वेट नहीं करेंगे, यू विल अप्लाई द प्रिकॉशनरी अप्रोच टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। समझ में आ गई बात।
नहीं समझ में आएगी तो फिर से सुन लेना। इसमें बस इतना कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही प्रिकॉशंस ले लीजिए। आप वेट मत करिए कि हमारे पास जब साइंटिफिक प्रूफ आ जाएगा तभी हम कोई अप्रोच अप्लाई करेंगे। तो आपको मतलब पॉल्यूशन कॉज हो उसके पहले ही सतर्क होने की बात कर रहा है हमारा ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में एम्फोसाइज किया जा रहा है कि एक्शन लो टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल हार्म। इन्वायरमेंटल हार्म को प्रिवेंट करने के लिए आपको एक्शन लेना है। शुड नॉट बी डिलेड, आप उसको डिले नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज की साइंटिफिक सर्टेनिटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कह रहे हैं कि आपको प्रोएक्टिव मेजर्स लेना है, बैलेंस करना होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया केस था, वेलोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस है ना, ये भी एक एनजीओ ने फाइल किया था। मुझे लगता है कि एनजीओ का बड़ा हाथ है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि बाकी हम लोग तो बहुत लापरवाह हैं। अगर हमारे ऊपर मॉरल बाउंडेशंस भी थी कि हमें हमारा सराउंडिंग साफ करना है, तो भी हम अपना सराउंडिंग साफ करेंगे, दूसरे की गंदी करके चले आएंगे। हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारी ही हरकतों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। लेकिन एनजीओज के लिए तो क्लैप करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एनजीओज ही बहुत सारे इन्वायरमेंट के केसेस कोर्ट तक पहुंचाती हैं पीआईएल के माध्यम से। तो देखो ये इस केस में क्या हुआ था, ये जो वेलोर एक एरिया है, यहाँ पे एक रिवर है। कहाँ गई मेरी पेन? आई डोंट नो वेयर इट इज। हाँ, तो वेलोर एक एरिया है, यहाँ पे क्या था, एक रिवर थी जिसका नाम था रिवर पलार। तो यहाँ पे जब पलार रिवर थी ना, यहाँ पे क्या हो रहा था कि बहुत सारी टैनरीज थी जो चमड़े का काम करती थी। वो लोग क्या कर रहे थे, अपना सारा जो भी वेस्ट मटेरियल था वो उसी रिवर में एमिट कर दे रहे थे, डिस्चार्ज कर दे रहे थे। तो इसकी वजह से वहाँ के लोकल लोग बड़े परेशान हो रहे थे। तो क्या किया गया कि इस केस को लेकर गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड इसमें किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्ट है हमारे देश का, पर हमें जो है बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। डेवलपमेंट भी करो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करो। ऐसा ना करो कि आप टॉक्सिक केमिकल्स आप डाल दे रहे हो रिवर्स में, तो रिवर भी पॉल्यूट हो रही है। आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या रख रहे हो, कंटेमिनेटेड वाटर ही तो छोड़ के जा रहे हो ना। मतलब आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं डेवलपमेंट करने के लिए, इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि पैसे कमाने के लिए, कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, अर्बनाइजेशन कर रहे हो, आप अपने जेबें भर रहे हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आप इन्वायरमेंट को लॉस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया कि सीवियर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द टैनरीज इन तमिलनाडु, जो टैनरीज थी जो तमिलनाडु में ये कर रही थी, क्योंकि वो लोग टॉक्सिक केमिकल्स को रिवर में छोड़ दे रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो कोर्ट ने हेल्प किया कि डेवलपमेंट पार्ट है, डेवलपमेंट करो आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर वो और आपको एम्फोसाइज करना पड़ेगा, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना होगा। आप डेवलपमेंट करिए पर इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के साथ करिए, और वो डेवलपमेंट तभी सस्टेन करेगा जब इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा और उसकी वजह से किसी को हार्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब इनको बोला गया था कि आप प्रिकॉशंस ले लो कुछ। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, उनको बोल दिया गया था कि या तो आप कहीं और जाके रिलोकेट कर लीजिए, या तो ये हरकतें करना आप बंद कर दीजिए। इस केस में बोला गया था, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट टैनरीज कंसर्न्ड मस्ट शट देयर बिजनेसेस एंड रीलोकेट एल्सवेयर। कहीं और जाके आप अपना धंधा शुरू करो, रिवर्स को पॉल्यूट मत करो, बिकॉज दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। आप रिवर्स को पॉल्यूट करेंगे तो आप आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे एक्सेप्ट दैट कंटामिनेटेड वाटर्स। तो यहाँ पे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट किया गया था कि जो रिवर्स को आपने गंदा किया उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन दे दो। और यहाँ पे बोला गया था कि ये इन्वायरमेंटल लॉ का एक इसेंशियल फीचर है, क्या, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी पॉल्यूटर के ऊपर डाल दिया गया था कि भैया आप लोगों ने ये हरकतें की हैं तो आप इसके रिगार्डिंग कंपनसेशन देंगे। कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 21, 47, 48A, 51AG को भी यूज किया और बोला कि राइट टू लाइफ है हमारा, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो इन आर्टिकल्स के बारे में भी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बात हुई है, तो वहां जाके देख लेना। तो 47, 48A, 51AG के माध्यम से कहा गया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, इंप्रूव करो, और इन्वायरमेंट मतलब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार हमारे पास है, और वो अधिकार आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्टेड है। तो ये जो केस है ना, ये कॉर्नर स्टोन बना इंडियन इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का। तो इस केस को याद रखिएगा, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम्स, ये एक एनजीओ थी, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस था। इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाली बात भी डाल दी गई थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसी डैमेजेस कॉज कर रहा है उसकी वजह से कोई भी इन्वायरमेंटल हार्म हो रहा है, देन दैट enterprise or that plant or machinery is absolutely liable to pay the compensation regarding the same। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बारे में अगर आप कहो कि आपको नहीं पता है तो ये बड़ी शर्म की बात होगी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट करो, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको डेवलपमेंट करने से, डेवलप करेंगे तभी तो इंडिया का नाम और रोशन होगा। पर ध्यान में रखिए कि डेवलपमेंट जो है वो आपके प्रेजेंट ग्रोथ के जो भी नीड है उसको फुलफिल करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का हक मत खाओ। ऐसा मत कर दो कि आप फैक्ट्रीज बनाने में इतने लीन हो जाओ कि जितने दुनिया में फॉरेस्ट है सब काट पीट के रख दो। आप फैक्ट्रीज बना रहे हो, आप इंडिया को डेवलप कर रहे हो, ऐसा मत कर दो कि नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो रिवर्स है, जो फॉरेस्ट है, वही कंटेमिनेट हो जाए। आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो छोड़ के जाओ। सिर्फ बिल्डिंग्स छोड़ के थोड़ी जाना है हमें, उनके लिए क्लीन एयर छोड़ के जाना है, क्लीन वाटर छोड़ के जाना है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट छोड़ के जाना है, क्योंकि वो भी उनका अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप यूज करिए, पर इस लेवल पे यूज करिए कि आने वाले जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहें। समझ में आ रही बात? चलो पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी एनविजन था रियो डिक्लेरेशन से और इन्फोर्स हुआ बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन से। स्ट्रॉन्ग फोकस था कि हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखना है। इंडियन जुडिशरी ने भी बहुत सारे केसेस के माध्यम से बोला कि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है और ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। आर्टिकल 21 को भी यहाँ पर लिखा गया, बोला गया कि राइट टू लाइफ में बहुत बार हमने इंटरप्रेट किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के माध्यम से, तो हमारे पास अधिकार है कि हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहें, और ये आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्टेड है। और इसको बोला भी गया कि राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। इसको लिंक किया गया इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन से और ह्यूमन वेलबींग एंड डेवलपमेंट से। तो डेवलपमेंट करिए पर ह्यूमन वेलबींग का और अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व करके रखिए, उसको इतना नुकसान मत पहुंचा दीजिए कि आने वाली जनरेशन के लिए आप शुद्ध हवा भी ना छोड़े। हो ही गया है, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो दिल्ली का, वो मतलब दिल्ली जाना तो खतरे से खाली नहीं लगता मुझे। आगे बढ़ते हैं। एक केस था इसमें बड़ा प्यारा सा, इन रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस था देहरादून वैली का, वहाँ पे क्वेरीइंग हो रहा था, मतलब वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही थी, लाइमस्टोन की माइनिंग कर रहे थे, तो देहरादून क्वेरीइंग केस भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम को ये एक एनजीओ थी, ये भी देखो मैंने कहा एनजीओ ने बड़ा रोल प्ले किया है। इन रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र का जो केस था, इन्होंने फाइल किया था PIL, ये जो यहाँ पे देहरादून वैली में क्वेरीइंग हो रही थी, इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो वहाँ पे स्टेट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, जो परमानेंट एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं ना, उसको आप एक ही जनरेशन में खत्म मत कर दीजिए, मस्ट बी यूज विथ प्रूडेंट केयर। मतलब उसको इस तरीके से यूज करो कि आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के रख दो, सब अपने ही मत खा पी जाओ आप। इट हेल्ड दैट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वायलेट्स द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो जो आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हो, इससे राइट टू लाइफ का वॉयलेशन भी हो रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो भी माइनिंग हो रही है वहाँ पे उसको बंद किया जाए इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। और इस केस को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फाउंडेशन था। कौन सा केस? रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसे देहरादून क्वेरीइंग केस कहते हैं। यहाँ पे लाइमस्टोन की माइनिंग हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी परमानेंट एसेट्स हैं हमारे, उन्हें प्रूडेंटली यूज करिए ताकि बाकी जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहें। तो आई होप ये केस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट के 2-3 केसेस बचे हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली का CNG केस है, 2001 का केस है। तो दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारा डीजल यूज होता था, डीजल पावर्ड व्हीकल्स थे वहाँ पे, तो इसकी वजह से हजार्डियस एमिशंस होने लगे थे, एयर पॉल्यूट होने लगा था। तो कोर्ट ने सारी बसेस, ऑटोज, टैक्सीज को बोला कि भैया आप डीजल से स्विच करके कहाँ आ जाओ, CNG पे आ जाओ, और अप्लाई किया आर्टिकल 21 को, क्योंकि हमारे पास अधिकार है राइट टू इन्वायरमेंट फ्री, राइट टू लिव इन दी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये किस केस में बताया गया था? सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स में बोला गया था। तो आर्टिकल 21 को अप्लाई किया, प्रिकॉशन लेने को कहा कि इससे पहले कि और दूषित हो जाए हवा, हमें CNG पे स्विच कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास अर्जुन गोपाल केस। ये केस आ सकता है क्योंकि ये केस रिलेटेड है फायर क्रैकर रेगुलेशन से। तो यहाँ पे कुछ बच्चे थे जिन्होंने पोस्ट दिवाली कुछ PIL फाइल करके बोला गया कि भैया पोस्ट दिवाली पॉल्यूशन बिल्कुल स्पाइक पे होता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि आप टॉक्सिक फायर क्रैकर्स को मत यूज करिए, बैन कर दिया गया। और कहा गया कि ग्रीन क्रैकर्स, जो लो एमिशन वाले क्रैकर्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। और कुछ स्ट्रिक्ट आवर्स भी इम्पोज किए गए थे, आपको पता होगा बहुत हल्ला हुआ था इस समय। तो इस केस के माध्यम से कहा गया कि देखो भैया, हम आर्टिकल 21 को प्राइमेसी देते हैं ओवर कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कल्चरल प्रैक्टिसेस के अबव भी हमारा आर्टिकल 21 है, उसको प्राइमेसी देते हुए बोला गया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्लाई करो, मतलब और हवा दूषित हो उससे पहले प्रिकॉशन ले लो। तो अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जरूर आ सकता है। और ये दूसरा केस जो हमारे पास था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली CNG केस। इसके बाद एक और केस है
गंगा लालवनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनजीटी का। तो एनजीटी ने हेल्ड किया था कि जो एक्यूआई लेवल था ना वो बहुत हाई हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि एक्यूआई लेवल कंस्टिट्यूट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जहां पे एक्यूआई लेवल हाई होता है वहां पे पब्लिक हेल्थ भी डेंजर में आ जाता है। तो स्टेट एजेंसीज को क्या करना चाहिए, वो लीगली बाउंड है कि वो इंप्लीमेंट करें पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज इवन विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे इससे पहले ही आप पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करा दीजिए। तो ये एनजीटी वाला केस था, गंगा लालवनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनजीटी 2021 का केस। इसके बाद एक और केस आता है एनजीटी एनएचएआई कंस्ट्रक्शन डस्ट केस था 2023 का। इस केस में कहा गया था कि जो कंस्ट्रक्शन डस्ट पॉल्यूशन केस था इसमें क्या हुआ कि जो एनजीटी थी ना उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया ऑफ सीवियर एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय नॉन कंप्लायंस ऑफ द डस्ट मिटिगेशन नॉर्म्स। तो जब ये नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे थे तो उस समय बहुत धूल वूल उड़ती है, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो उस समय एनजीटी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कहा कि जो ये एयर को आप पॉल्यूट कर रहे हो तो आपने इसलिए किया है क्योंकि आप डस्ट मिटिगेशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया और बोला गया कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगाया गया एनएचएआई पे। तो और ट्रिब्यूनल को बोला गया कि भैया आप लोग ना ऐसा जो ग्रेफ फ्रेमवर्क है उसको आप नहीं फॉर्म कर रहे हैं। एक्शन रिपोर्ट्स मांगा गया है यूनियन एंड दिल्ली अथॉरिटी से और एम्फोसाइज किया गया कि जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका काम क्या है इन्वायरमेंटल वॉचडॉग की तरह रखना ताकि इन्वायरमेंटल लॉज को और अच्छे से हम इन्फोर्स कर सकें। तो एनजीटी वर्सेस एनएचआई का केस है, इसमें बस ध्यान रखना कि हवा बहुत दूषित थी तो एनजीटी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एनएचएआई जो कि गवर्नमेंट बॉडी है उसके ऊपर ही 2 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया था क्योंकि वो लोग कंप्लाई नहीं कर रहे थे डस्ट मिटिगेशन नॉर्म से। लास्ट केस हमारे पास बचता है एमके रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 14 एंड 21। तो हमारे पास अधिकार है कि हम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस से बचें, ये हमारा मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21, ये प्रोटेक्टेड है। तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, सारे केस लॉज आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, केसेस समझ में आए हो, आपके यूज़ के हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मेरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक बैच चल रहा है, पेड बैच है ये। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर सीबीआई एपीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, हैव अ गुड डे, नमस्ते।